बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर भी अपने एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। आई होप आपने वन शॉट देख लिया होगा चैप्टर नंबर 1 का, और वहाँ पे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, काफ़ी अच्छे कमेंट्स वहाँ पे आए हुए हैं। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 6 क्लास 12 चैप्टर नंबर 11। चलो, ये सब हमें पढ़ना है। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हम पढ़ने वाले हैं निवेशी सक्रियता व अंतर्वेशी असक्रियण, जो हम कल छोड़कर आए थे। मैंने आपसे कहा था कि इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और पुनर्योजन डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु सक्षम परपोषी। साथ में हम पढ़ेंगे डीएनए के परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश की विधियां। और चौथा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सूक्ष्म अंतर। इसी की विधियों में ये जो 2 विधियां हैं वो है अंतःक्षेपण और बायोलास्टिक या जीन गन। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं कल का छोड़ा हुआ कुछ भाग। क्या बात की थी हमने कल, तो कल का मैं थोड़ा सा एक रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कल हमने कहा था कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GOI है ना, वांछित जीन, वो हमारे प्लाज्मिड से जुड़ा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने प्रतिरोधी जीन की हेल्प ली थी, जैसे कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। लेकिन आपको याद हो भाई, जैसे कि ये हमने देखा था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वही उत्तक संवर्धन जिसमें हम संवर्धन माध्यम डालते हैं ना, कल्चर वाला, उसमें क्या करेंगे हम, हमारा जो भी हमने वही मिक्सचर किया था वांछित जीन और प्लाज्मिड का, और उसको क्या कर देंगे, बैक्टीरिया में प्रवेश करवा देंगे और बैक्टीरिया को डाल देंगे। अब हमने कहा था कि हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकती है कि बैक्टीरिया अंदर गया है या नहीं। ठीक है, खाली तो नहीं है, पता चला कि हमने जो वांछित जीन जोड़ना था वो जुड़ा ही नहीं, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी बन सकती है। आज वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी तीसरी, क्योंकि 2 में आपका काम हो जाए, लेकिन तीसरी को भी समझ लो अगर कुछ समझना चाहते हैं, नहीं तो 2 भी बहुत है। मान लो 3 तरह के बैक्टीरिया होंगे। एक वो जिसमें कोरा प्लाज्मिड होगा, मतलब हमारा वांछित जीन इसमें नहीं आया। दूसरा वो प्लाज्मिड जिसमें हमारा वांछित जीन आया है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। ये भाई मैं डबल नहीं बना रही, अब सिंगल सिंगल बना रही हूँ प्लाज्मिड को। और तीसरी एक कंडीशन कि हमने जिस बैक्टीरिया में ये डाला था, क्योंकि भाई प्लाज्मिड अपने आप तो गुणन नहीं करेगा ना, आपको बैक्टीरिया में डालना पड़ेगा। तो तीसरी कुछ नहीं थी, ये वाली स्टेज थी कि मान लो आपका प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया में घुसा ही नहीं, आप जबरदस्ती का बैक्टीरिया अंदर डाल दिया आपने उसको ग्रोथ कराने के लिए। तो हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, पहले एम्पिसिलिन से इसको करेंगे। अगर हमने कौन सा TBR 322 काम में लिया है प्लाज्मिड, तो एम्पिसिलिन से जब इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो हमें पता है कि अगर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, जिसको हम कह रहे थे रूपांतरण वाला, ठीक है, रूपांतरित डीएनए, ये रूपांतरित है क्योंकि इसमें हमारा वांछित जीन है। ये अरूपांतरित है। अच्छा, ये रूपांतरित और अरूपांतरित के लिए एक और वर्ड है, ये दोनों सेम ही है। रूपांतरित को और क्या कह सकते हैं, पुनर्योजक भी तो कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट ही तो है। हमारा वाला जीन और प्लाज्मिड का जीन जुड़े हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट है ये, रिकॉम्बिनेंट। तो जब हम इसमें एम्पिसिलिन डालेंगे तो ये भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, लेकिन ये नहीं बच पाएगा क्योंकि इसमें प्लाज्मिड ही नहीं है, और प्लाज्मिड के पास ही एम्पिसिलिन और टेट यानी कि टेट्रासाइक्लिन की प्रतिरोधक क्षमता है। और इसके पास भी एम्पिसिलिन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन भी है, लेकिन हमने जहां हमारे वांछित जीन को जोड़ा था उसके पास टेट वाला हट चुका है, टेट्रासाइक्लिन हट चुका है, सिर्फ एम्पिसिलिन है। तो एम्पिसिलिन में तो ये दोनों जिंदा रह जाएंगे, ये मर जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, इनको टेट्रासाइक्लिन दिया। टेट्रासाइक्लिन दिया तो हमने पाया कि जो अरूपांतरित होगा, अरूपांतरित में तो दोनों ही जीन अभी भी है, AMP वाला भी है और टेट वाला भी है। एम्पिसिलिन को शॉर्ट में क्या कह रहे थे, AMP, और टेट्रासाइक्लिन जिसको हम कह रहे हैं टेट, वो भी है इसके पास, क्योंकि हमारा वांछित जीन इससे जुड़ा ही नहीं है। लेकिन हमने जो रूपांतरित जीन अगर बना है रिकॉम्बिनेंट वाला, देखो कल की क्लास नहीं पढ़ी है तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फिर मैं रिवाइज तो कर रही हूँ लेकिन उस डिटेल में नहीं कर रही।
ठीक है, यहाँ पे हमारा वांछित जीन जुड़ जाता है टेट की जगह। टेट रहता ही नहीं है, इसके पास तो दोनों है, पर इसके पास अभी एएमपी है। तो जैसे ही आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो अगर हमारा रूपांतरित जीन है, अगर हमने जो वांछित जीन जोड़ा है वो उससे जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है। लेकिन इस विधि की एक खासियत थी, ये था क्या, ये वर्ण चिन्हक थे। सेलेक्टिव मार्कर्स के अंदर हमने इसको पढ़ा था कि हम कैसे चेक करें कि हमारा काम हुआ है या नहीं, हमारा वांछित जीन जुड़ा भी है या हम ऐसे ही गप्पे ठोक रहे हैं। ठीक है, तो ये किया था। लेकिन इसकी एक क्या थी कमी, कि हमें इसकी क्या बनानी पड़ रही थी, रेप्लिका प्लेट बनानी पड़ रही थी, वही मलमल का कपड़ा लेके ये करना पड़ रहा था। तो भाई इसके अलावा हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके एक छोटा वाला प्रोसेस भी है हमारे पास। क्या प्रोसेस है, उसके लिए हमें वेक्टर चेंज करना पड़ेगा। हम इस वेक्टर के साथ ये काम नहीं कर सकते, हमें एक और वेक्टर लेके आना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पीयूसी। मैंने कहा था पीयूसी वेक्टर की बात भी करेंगे। ये खासियत सिर्फ पीयूसी में होती है, और उसी मेथड को आपकी एनसीईआरटी ने ये दे रखा है, निवेशी अंतर्ग्रहण जो भी दे रखा है, देख लो एक बार एग्जैक्ट। हाँ, निवेशी निष्क्रियता या अंतर्वेशीय असक्रियण, बहुत भारी वर्ड है, मुझे तो इंग्लिश वाला याद है, इंसर्शन। ठीक है, निवेशी निष्क्रियता, और दूसरा वाला आप अपने आप खुद लिख लेना, या करके जो लिखा हुआ है ये दे रखा है। इसमें क्या होता है, पीयूसी जो है, इसमें भी दो वही होते हैं, क्या, प्रतिरोधक जीन। यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। मान लो यहाँ पे कुछ भी है, मैं एक अज्यूम कर रही हूँ, मान लो यहाँ पे एएमपी है, एम्पिसिलिन का है, और इधर एक जीन है जो बीटा गैलेक्टोज जीन है, जो बीटा गैलेक्टोज बनाता है। अब बीटा गैलेक्टोज की एक खासियत होती है, ये एक एंजाइम होता है जो एक्सगेल नाम का एक क्या होता है, एंजाइम होता है, उसके साथ नीला रंग देता है। मतलब अगर बीटा गैलेक्टोज जीन वाला प्लाज्मिड आपके पास है तो आप उस पे ये एक्सगेल डालोगे तो वो नीले कलर की कॉलोनी बन जाएगी, है ना। जब आप इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दोगे और क्या करवाओगे, ऐसे ही वृद्धि करवाओगे। तो हम इस टेस्ट को काम में लेंगे, इतनी सारी माथापोड़ी करनी नहीं पड़ेगी। वही 3 सिचुएशन है भाई, ये लो सेम। अब मैं 2 ले लूं, तीसरी वाली आपको पता है खाली डब्बे वाली, और कुछ भी नहीं, कि अगर गया ही नहीं है तो हमने हमारा प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड में क्या करा, हमारे वांछित जीन को प्रवेश कहाँ करवाया, इस जगह पे, बीटा गैलेक्टोज वाले में। अब आपने अपने वांछित जीन को बीटा गैलेक्टोज को हटा के वहां पे लगाया है, इसका मतलब इसके पास बीटा गैलेक्टोज नहीं है। तो आपकी जो रूपांतरित कोशिका है, अरूपांतरित और रूपांतरित 2 ही ले रही हूं मैं। अरूपांतरित में क्या होगा, अरूपांतरित में ये पीयूसी रहेगा पूरा के पूरा, जिसमें बीटा गैलेक्टोज जीन भी है और एएमपी जीन भी है। ठीक, दोनों लिख दूं, एएमपी भी है इसके पास और बीटा गैलेक्टोज भी है। लेकिन जिसमें अपने वांछित जीन जोड़ रखा है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका वांछित जीन आ गया तो बीटा गैलेक्टोज नहीं है, क्योंकि आपने इसी जगह पे जोड़ा है अपना वांछित जीन। तो आपके पास, इसके पास क्या होगा, सिर्फ एएमपी। तो ये है हमारी अरूपांतरित यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये है हमारी रिकॉम्बिनेंट यानी कि रूपांतरित। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ये रेप्लिका प्लेट कुछ नहीं बनानी। आप सीधा इसमें क्या डालोगे, ये एक्सगेल डालोगे। एक्सगेल डालोगे तो एक्सगेल डालने से क्या होगा, जहां पे बीटा गैलेक्टोज का जीन है वो कॉलोनी, मतलब वो बैक्टीरिया जो वृद्धि कर रहे हैं, वो कैसे हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। तो बताओ अब कौन से ब्लू होंगे, जल्दी से कमेंट लिखो, नंबर डाल दो। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, किसको ब्लू होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से और लॉजिक के हिसाब से ये वाले ब्लू होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास बीटा गैलेक्टोज जीन है। लेकिन हमारा जो रूपांतरित वेक्टर है उसमें तो बीटा गैलेक्टोज है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो हमें जो चाहिए वो जीन है, तो ये ब्लू नहीं होंगे। तो आपको सेलेक्ट किसको करना है, ये भी एक लॉजिक है। सेलेक्ट किसको करना है,
इसको सेलेक्ट करना है आपको, चाहिए ये ब्लू वाले नहीं चाहिए आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि इस जो उत्तक संवर्धन वाला या टिश्यू कल्चर है जिसमें आप ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, वहां पे इस जगह पे मेरी कॉलोनी है, और फिर आप यहाँ से बैक्टीरिया निकाल के उसको आगे काम में ले सकते हैं। अच्छा, आप ये सिलेक्शन दे रखे, जो ब्लू है वो तो हमें चाहिए ही नहीं, ब्लू नहीं है वो हमें चाहिए, है ना, इसमें कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि इसके पास बीटा गैलेक्टो, इसको कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, है ना, कई वर्ड्स पढ़ लो, ऋणात्मक चयन भी कहते हैं इसको, क्योंकि हमको जो नहीं चाहिए वो ब्लू कलर का नहीं है, इसको ऋणात्मक चयन कहते हैं, नेगेटिव सिलेक्शन। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान, समझे। तो ये वाला मेथड ज्यादा कारगर है इस वाले से, और इसी को हम कह रहे हैं निवेशी या अंतर्वेशी असक्रियण। ठीक है, यह चिन्हक एक रंग पैदा करने वाले, अब रामायण पढ़ने जा रही हूं मैं, जो समझा दिया है उसकी, रंग पैदा करने वाले आधारी पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने के आधार पर पुनर्योजन, पुनर्योजन का मतलब वही हमारा जो रूपांतरित जीन है, ठीक है, रूपांतरित वेक्टर है, को अपुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट, पहले ही बता चुकी हूं, इसको अरूपांतरित भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में है ना, कभी पुनर्योजन दिया है, कभी रूपांतरित दिया है, बच्चा बेचारा कंफ्यूज। अब इसको ध्यान रखना, से अलग कर सकते हैं हम, ठीक है, कि कौन हमें जो चाहिए वो है या नहीं, वो देख सकते हैं। इस विधि का सिद्धांत यही है कि एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड रंग पैदा करने वाले पदार्थ की उपस्थिति में नीला रंग बनाता है, अतः जीवाणु कॉलोनी का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, इस एंजाइम को कोडित करने वाले क्रम में वी जातीय डीएनए फिट हो जाने पर, अब ये वी जातीय क्या है पहले भी बता चुकी हूं, हमारा जो वांछित जीन है वो हमने कहीं और से लिया है, तो उस बैक्टीरिया के लिए वो वी जातीय डीएनए, मतलब कि ये वांछित जीन की बात कर रहा है, जिसमें आपने वांछित जीन जोड़ रखा है, वो जोड़ा कहाँ है, बीटा गैलेक्टोस में, तो उससे क्या हुआ, हो जाने पर जीन असक्रिय हो जाता है। कौन सा जीन असक्रिय हो जाएगा, ये वाला बीटा गैलेक्टोसाइड वाला, ठीक है, वह बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बनेगा। ठीक है, एंजाइम की अनुपस्थिति में नीली कॉलोनी का अभाव होगा, और ये अभाव वाली कॉलोनी ही हमारी कौन सी कॉलोनी है, जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, वांछित कॉलोनी है ये, यही वाली, क्योंकि इसमें ही हमारा वांछित जीन जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात, उल्टा सिस्टम है, वहां पे भी ऐसा ही था फर्स्ट वाली में, जो मर रहे हैं वही हमें चाहिए, जिंदा है वो नहीं चाहिए, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन ही हमने हटा दिया था। ठीक है, नेगेटिव सिलेक्शन बोलते हैं इसको। चलो, तो ये बात खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं पुनर्योजन डीएनए के साथ रूपांतरित हेतु सक्षम परपोषी। ठीक है, कंपेटिटिव होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमारा वांछित रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब वो प्लाज्मिड प्लस हमारा जो जीन हमें डालना है वो मिल चुके हैं, हमें मिल गया कि इसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है, वांछित जीन जुड़ा हुआ है। अब उसको होस्ट में डालना, होस्ट मतलब कि आपको उस जीन को बढ़ाना है ना, आपको जैसे इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन उस अकेले प्लाज्मिड से तो बनेगा नहीं, रिकॉम्बिनेंट से, आपको उसकी कॉपीज बनानी है। अभी तो आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए कॉपी बना रहे थे, अब आपको कंफर्म हो गया कि ये वाली कॉलोनी हमें चाहिए, अब उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपको जो जीन है वो भी बढ़े। वी जातीय एलियन डीएनए के खंड को उचित वाहक से जोड़ देने के बाद इसे जीवाणु, पौधों या जंतु परपोषी में रूपांतरित कर दिया जाता है। या तो बैक्टीरिया में डाल दो उसको रेप्लिकेट होने के लिए, है ना, हमारा वांछित जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन मतलब प्लाज्मिड प्लस ये, इसको डाल दो बैक्टीरिया में। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा ये भी ग्रो करता रहेगा, हमें हमारी मतलब की चीज मिल जाएगी। दूसरी चीज पौधों में डाल दो, ये पौधों और जंतु वाली मैं आपको कहानी बताऊंगी, या फिर एनिमल परपोषी में डाल दो। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको लैब में नहीं करवा के डायरेक्ट उस प्लांट के अंदर डाल देते हैं। याद है हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जीन्स प्लांट में डाल सकते हैं जिससे वो किसी डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस हो जाए, उनको वो डिजीज ही नहीं हो, जीन में ही चेंज कर दे ऐसे। तो डायरेक्ट या तो प्लांट में या एनिमल में डाल दो, या बैक्टीरिया में डाल के पहले उसकी कॉपी बनाओ, फिर उसका जो केमिकल है उसको पैक करके बेचो।
दोनों चीज हो सकती है, तीनों चीजें हो सकती हैं। डीएनए एक जलरागी या हाइड्रोफिलिक अणु होता है, इसीलिए यह कोशिका कला जैसे जलरोधी लिपिड द्विपरत, कोशिका की परत आपको पता है, कोशिका में ऐसे लिपिड्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद है क्लास 11th, ऐसी होती है सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, ये जो लिपिड होते हैं, ये लिपिड की लेयर है और ये प्रोटीन की लेयर है। प्रोटीन वाली लेयर तो चलो जल को ले लेगी, लेकिन लिपिड वाली लेयर जल को नहीं रहती। वसा तो जल का विरोधी होता है ना, वसा पानी में डालो, फैट तो ऊपर तैर आती है। तो हमारा जो डीएनए वो तो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, ये तो जल अच्छा लगता है इसको, और लिपिड तो जल का विरोधी होता है, उसको तो जल चाहिए ही नहीं। तो हमारा अगर डीएनए हमें इस प्लांट सेल में या एनिमल सेल में डालना है तो सबसे पहले क्या क्रॉस करना पड़ेगा, पहले उस सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो हमारा प्लाज्मिड और ये वांछित डीएनए है, इसको अंदर डालना है तो पहले इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो क्रॉस करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा डीएनए तो हाइड्रोफिलिक है, जल रागी है, इसको जल पसंद है, और ये जल विरोधी है। अभी कैसे प्रवेश करवाएं, बैक्टीरिया में करवाना है तो ठीक है, बैक्टीरिया में भी आएगी दिक्कत, क्योंकि बैक्टीरिया में भी है तो सेल वॉल ही। तो तीनों में प्रवेश कैसे करवाएं हमारे प्लाज्मिड को। जीवाणु कोशिका द्वारा पर्यावरण में मात्रा में पुनर्योजन डीएनए, जिसे काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। अब एक और नाम आ गया है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक और नाम क्या है, काइमेरिक डीएनए। सारे नाम याद करने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। चलो, जीवाणु कोशिकाओं को कुछ विशिष्ट उपचार द्वारा पुनर्योजन डीएनए का ग्रहण करने में सक्षम बनाया जाता है। अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्या जुगाड़ लगाएं। इस कार्य के लिए सबसे पहले परपोषी कोशिका को कम ताप पर द्विसंयोजी धनायन जैसे कि कैल्शियम के विशिष्ट सांद्रण से उपचारित किया जाता है। जिस भी सेल में, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन सेल को कैल्शियम से, कैल्शियम के लिए हम जनरली CaCl2 काम में लेते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना कि द्विसंयोजी धन आयन, द्विसंयोजी धन आयन का मतलब कैल्शियम की +2 होती है, वैलेंसी क्या होती है, कैल्शियम की +2। द्विसंयोजी धन आयन मतलब वही +2 वैलेंसी। +2 वैलेंसी वाले कैल्शियम को क्या करेंगे, हम इससे ट्रीट करेंगे इस कोशिका को, जिसमें भी आपको डालना है अपना प्लाज्मिड, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे प्लांट की हो। उससे क्या होगा, इस पे ये कैल्शियम आके जुड़ जाएगा, तो डीएनए, आपको पता है डीएनए क्या है, ऋणायन है, तो डीएनए आसानी से इसको खींच लेगा, है ना। ये प्लस साइन हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन जो रोक रही थी वो रोक नहीं पाएगी। इस उपचार से डीएनए की कोशिका भित्ति में छिद्रों से होकर कोशिका में प्रवेश की दक्षता बढ़ जाती है, ठीक है, आसानी से प्रवेश कर जाएगा। अब इन कोशिकाओं को पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ बर्फ पर कुछ समय बाद थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। रख देंगे तो वही डीएनए अपने आप जो है अंदर चला जाएगा, ठीक। पुनर्योजन डीएनए के परपोषी कोशिका में प्रवेश की अन्य विधियां, एक तो ये हो गई सिंपल, पहले आप उसको कैल्शियम से ट्रीट कर दो, कैल्शियम वाले जो भी आयन है, चाहे कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, डाल के और डीएनए को अंदर प्रवेश करवा दो। दूसरे और क्या क्या मेथड है, हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको सेल में डालने के और क्या क्या मेथड है, ठीक है। सूक्ष्म अंतक्षेपण, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन विधि, नाम बता रहा है, इंजेक्शन के थ्रू डालना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये हमारा बैक्टीरिया है, अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी बैक्टीरिया है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, वो आप समझ गए कि जिसमें हमें डालना है, ठीक है। बैक्टीरिया को बढ़ा के अगर प्रोडक्ट बनाना है तो बैक्टीरिया में डालेंगे। तो ये हमारा क्या है, क्या करेंगे, एक इंजेक्शन होता है, ये वैसा इंजेक्शन नहीं है जो आपको मार्केट में मिलता है, बहुत ही पतला, आप सोच लो सेल के अंदर डालना है आपको, सेल खुद माइक्रोमीटर की, जो इंजेक्शन आप अभी इमेजिन कर रहे हो जो बाजार में मिल रहा है उसकी नोक जितनी तो हमारी सेल ही है ना, तो उतनी सेल में उससे भी छोटा डीएनए डालना है,
तो आप सोच सकते हो कि निडल की क्या साइज होगी, बहुत ही छोटी, एकदम थिन, पतली, है ना। और ये माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हुए करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं इंजेक्शन लिया और डाल दिया, ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं इसको माइक्रो इंजेक्शन, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब बार बार मुझे बताना पड़ रहा है, बस इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कहीं से भी डायरेक्शन से स्लिप नहीं हो जाए, ठीक है। अभी मुझे पता है 2-3 बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैम जब वो चेक कर रही थी सिलेक्टिव मार्कर, तब मैम ने कहा कि हमने हमारे बैक्टीरिया में डाल दिया है। तो वही कैसे डाला वही बता रहे हैं, वो तो हमने चेक करने के लिए डाला था, लेकिन चेक करने के लिए भी डालना तो पड़ेगा, तो कैसे डालेंगे वही विधि आ रही है। और अभी तो कन्फ्यूजन बुक देखोगे तो और बढ़ जाएगा, लेकिन मैं उसको क्लियर करूंगी, आप क्लास देखते रहो कंटिन्यूस, है ना। पहले हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है, सबको डिटेल में बता दिया है, और फिर इन्हीं स्टेप को जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हम कर रहे हैं, उनको फिर एक बार समराइज करके छोटा फिर बताया है, ठीक है। ये गड़बड़ कर रखी है एनसीईआरटी में, है सब वही चीजें, बार बार वही आएगा, ठीक है। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया है, यहां पे हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, रूपांतरित डीएनए या रूपांतरित प्लाज्मिड, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको डाल देंगे और प्रेशर से इस सेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इंजेक्शन से हम इसको अंदर पहुंचा देंगे, सिंपल सा मेथड है, और ये माइक्रोस्कोप के अंदर किया जा रहा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस विधि में पुनर्योजन डीएनए जो कि किसी जंतु कोशिका के केंद्रक में सीधे ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो जंतु कोशिका हो, प्राणी हो, एनिमल सेल हो, वो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, किसी में भी। दूसरी है जीन गन, जिसको क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक गन। ये भी भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लगा दो भाई। और भी हैं, देखो एनसीईआरटी ने 2 ही दे रखी है, और भी इसकी जो है विधियां होती है, थोड़ा हायर लेवल पे जाओगे तो पढ़ोगे, अभी इतनी बहुत है, ठीक है। जीन गन कुछ नहीं है, ये एक गन होती है जिसमें टंगस्टन की या गोल्ड की, सोने की गोलियां होती हैं, ऐसे, या तो टंगस्टन की होगी या गोल्ड की, यानी कि सोने की होगी, सोना वो वाला सोना नहीं है ना, गोल्ड वाला, गोल्ड या टंगस्टन, ठीक है, जिसका साइन क्या होता है, W होता है। पता है क्या केमिस्ट्री में टंगस्टन का सिंबल W होता है, T नहीं होता, ठीक, जानबूझ के इसलिए W लिखा है ताकि कुछ भटके हुए हों तो उनको सहारा मिल जाए। इसमें हम हमारा डीएनए डाल, ऐसी गोलियां बना देते हैं और इन गोलियों में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देते हैं, ये लो जी। अब एक गन आती है, वो गन वैसी वाली गन नहीं है, फिर से बता, छोटी सी गन है वो, है ना, वही जितना बड़ा इंजेक्शन है उतनी ये बड़ी गन है, ये गन होती है। देखो मस्त गन बनाई है मैंने एकदम। इस गन में इन गोलियों को डाल देते हैं, अब या तो टंगस्टन की ले लो या सोने की, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सामने रख देते हैं सेल को निशाने पर जिसके अंदर हमें डालना है। गन को चलाते हैं, फटाक, बहुत प्रेशर से जब गन जाएगी तो छेदों के अंदर पहुंच जाता है। अब टंगस्टन और गोल्ड सेल में जाके क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और हमारा डीएनए बाहर आ जाएगा। तोहफा तोहफा तोहफा, है ना, गिफ्ट मिलता है सेल को। चलो, इस विधि में कोशिका पर सोने या टंगस्टन के अति सूक्ष्म, नाम अति सूक्ष्म इसीलिए दिया है, डीएनए से विलेपित उच्च वेग के कणों को प्रहार या बमबारी की जाती है। बस डिशुम 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 डाल दिए जाते हैं जितने जाए। यह कण कोशिकाओं के अनेक स्तरों संरचनाओं को भेदने में सक्षम होता है। भाई इतनी स्पीड से गन तो आपको पता है इंसान की छाती छल्ली करके चली जाती है, ये तो बेचारी कोशिका है, बिगाड़ा ही क्या है। उस पर जाएगा तो सीधा अंदर शॉट जाएगा और अंदर जाके टंगस्टन और जैसे मैंने कहा घुल जाएगा तथा केंद्रक में पहुंचकर रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, अंदर चला जाएगा और हमारा डीएनए वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाएगा। अहानिकारक रोगजनक वाहक। और क्या विधि हम ले सकते हैं कि हम डायरेक्ट उस प्लांट में या उस एनिमल में नहीं ट्रांसफर जो है करना चाहते हैं। ठीक है, या तो हम बैक्टीरिया में कर दें, एनिमल और प्लांट में उन दो विधियों से भी कर सकते हैं जो अभी पढ़ी। तीसरी एक और विधि है अहानिकारक
क्या यूज कर ले हम, वाहक यूज कर ले। अब ये कौन से वाहक है, ये वो प्लाज्मिड वाले नहीं है, पीबीआर और वो नहीं है, ये वाहक ऐसे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड को यूज ही नहीं करते, डायरेक्ट इसको यूज करके हमारा वांछित जीन उसमें जोड़ देते हैं। जैसे एक है एग्रोबैक्टीरियम, है ना, टीआई प्लाज्मिड, ये भी एक वाहक ही है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस विधि में प्राकृतिक रोगजनकों, प्राकृतिक रोगजनक मतलब जो पौधों या जानवर को बीमारी फैला रहे हैं, वो पैथोजेंस की रोगकारी प्रकृति को समाप्त करके वो क्या करते हैं, उनकी रोगकारी प्रकृति को समाप्त कर उनकी जीन डिलीवरी करने की क्षमता का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग वांछित जीन के स्थानांतरण करने में किया जाता है, जैसे रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्रोवायरस को हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, जो मैंने वहां पे लिखा है। अब कहानी सुनो मेरी, ये क्या है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस एक क्या हुआ करता था, एक रोगजनक है, पैथोजन है। ये क्या करता है, प्लांट सेल में, मान लो ये हमारा प्लांट है ना, ये पत्ती है प्लांट की, ये टीआई जो है एग्रोबैक्टीरियम, इसको मैं टीआई ही लिख रही हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, नाम बता रहा है इसका, ट्यूमी मतलब ट्यूमर पैदा करता है। ये क्या करता है, पादपों में ट्यूमर बढ़ाता है, ट्यूमर कैंसर कर देता है प्लांट को, तो बहुत सारी गिठाने हो जाती है। लेकिन आपको पता है ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्या करा होगा इसने प्लांट में जाके, इसने प्लांट में जाके अपना डीएनए छोड़ा होगा, यहां से अंदर अपना डीएनए छोड़ा होगा। इस डीएनए ने क्या किया होगा, प्लांट के डीएनए से मेल झोल बढ़ा लिया और फिर अपनी कॉपीज बना रहा होगा, यही कर रहा होगा। और कॉपीज बना रहा है, जितनी बार कॉपीज बना रहा है उतनी बार पादप में ट्यूमर फैलता जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसके इसी गुण का यूज किया, चालाकी, कि क्यों ये प्लास्टिक गन और ये यूज करना, हमारे पास और भी है रोगजनक। तो हमने इस टीआई प्लाज्मिड यानी कि एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड को ढूंढा प्रकृति में, ढूंढ के इसका डीएनए बाहर निकाल लिया। अब इस डीएनए में हमने वो चीज ढूंढी जिसकी वजह से ये बीमारी फैला रहा था। मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए है और इसमें ये वाला जीन जो है ये रोग फैला रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस एग्रोबैक्टीरियम के इस वाले डीएनए से इसको काट के अलग कर देंगे और अच्छा वाला डीएनए बना देंगे। अब इस डीएनए से कोई रोग नहीं फैलेगा क्योंकि रोग वाला जीन तो हम निकाल चुके हैं। अब हम इस एग्रोबैक्टीरियम को कहेंगे टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि अब हम इसको कैसे काम में लेंगे, अब हम इसको प्लाज्मिड की तरह काम में लेंगे। अब ये जो जीन हमने यहाँ से निकाला है उसकी जगह हम हमारा वांछित जीन जो हमें इस प्लांट के अंदर डालना है वो डाल देंगे, जीओआई यानी कि वांछित जीन डाल देंगे। पहले हम वेक्टर्स काम में ले रहे थे, प्लाज्मिड और पीबीआर, पीयूसी, है ना, फिर उनको डालने की हमारे पास मगजमारी आ रही थी कि गन से डालेंगे या कैसे डालेंगे। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ये महानुभाव बैठे हैं जो प्लांट को रोग फैला रहे हैं, एनिमल्स को रोग फैला रहे हैं, उन्हीं को हम काम में क्यों नहीं लें, वो भी तो हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं कोशिकाओं को भेद के। तो भाई हम ये गन वन क्यों यूज करें, उन्हीं को यूज करेंगे, उन्हीं की उससे उन्हीं को हम क्या करेंगे, मारेंगे। तो हमने ये बनाया टीआई प्लाज्मिड। किससे बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट से लेके 12th तक। ये एग्रोबैक्टीरियम से हमने क्या बना दिया, टीआई प्लाज्मिड। लेकिन हमने इसके लिए क्या किया, इसका जो हानिकारक जीन था उसको निकालना पड़ा हमें। अगर वो रहता तो भाई वो तो प्लांट को ट्यूमर फैलाएगा ना, इसीलिए तो उसको निकाल दिया। ऐसे ही एनिमल में होते हैं रेट्रोवायरस, ये तो हो गई प्लांट की बात। एनिमल में होते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं, याद करो कुर्बानी जो मैंने पिछली क्लास में दी थी, अपना गला चीख चीख के पढ़ाया है मैंने रेट्रोवायरस, जब हमने जेनेटिक वाले वो चैप्टर पढ़े थे, डीएनए वो, याद आ रहा है कुछ रेट्रोवायरस, सेंट्रल डोग्मा,
वहाँ पे भी पढ़ा था एक बार, और बाद में रेट्रोवायरस आया था, मैंने बताया था कि ये रेट्रोवायरस होता है। ऐसे वायरसेस जिनमें डीएनए मटेरियल नहीं होता, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल डोग्मा से उल्टी प्रोसेस करते हैं। पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं और फिर उस डीएनए से प्रोटीन बनाते हैं। याद आया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको हमने कहा था, उनको हम कहते हैं रेट्रोवायरस। इनमें आरएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ। इनको भी हम काम में ले सकते हैं, सेम जो इसके साथ किया वही सलूक करेंगे इसके साथ भी। इसमें जो जीन है जो एनिमल को नुकसान पहुंचा रहा है, ये वाला मान लो, इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब कट कैसे करेंगे, वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहाँ पे वही काम मिलेंगे। इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, अहानिकारक बन जाएगा। अब ये एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस इसमें हमारा क्या जोड़ देंगे, वांछित जीन, जो हमें एनिमल की सेल के अंदर डालना है, ये, और इसको एनिमल के अंदर डाल देंगे, काम खत्म। वो इतना सारा शॉटगन, ये फलाना ढिकाना, प्लाज्मिड, ये करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि सब में, मतलब जैसे यहाँ पे देखो 2 ही एग्जाम्पल है, एक टीआई प्लाज्मिड का और रेट्रो। ये भैया नीट में शायद लास्ट ईयर भी पूछा हुआ है, पूछते रहते हैं इसको, और बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही कि आप कौन से वाहक का, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इनको क्या करना है, अहानिकारक करना है। पहले आपको इनके खतरनाक वाले जीन को बाहर निकालना है, उसके बाद अपना जो प्रोसेस है वो चालू करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में ये जो है ये कुछ ऐसे दे रखा है जो मैंने अभी समझाया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस कई द्विबीजपत्री, अच्छा ये बात मैं भूल गई थी, ये सिर्फ डाइकोट में होता है, डाइकोट में बीमारी फैलाता है। ठीक है, पौधों में रोगजनक पैथोजन है, वह डीएनए के एक खंड जिसे टी डीएनए कहते हैं को स्थानांतरित करके पौधों की कोशिकाओं में अबुर्द या ट्यूमर रूपांतरित करता है। ये अबुर्द कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रासायन का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरह से जंतु कोशिका में पश्य विषाणु यानी कि रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित करते हैं। कैंसर कब होता है, जब कोशिकाएं अनलिमिटेड डिवाइड हो रही है। तो अगर हम हमारा इस अच्छा वाला जीन इसके अंदर डाल दें और इसको भेज दें तो ये भी वैसे ही ग्रो करेगा। और वो अच्छा वाला जीन तो हमें, जैसे कि मान लो इंसुलिन ही ऐड कर दिया आपने, तो आपको इंसुलिन बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर हमने ये रेट्रोवायरस डाल के उसके अंदर इंसुलिन का जीन डाल रखा है, अपने आप बन रहा है आपके अंदर इंसुलिन, कोई जरूरत ही नहीं है बाहर से लेने की। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का टीआई प्लाज्मिड नाम आ गया भाई। टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वाहक के रूप में काम में रहते हैं, इसको वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। क्लोनिंग वाहक का मतलब वही हुआ ना, वेक्टर। जैसे PBR 322 है, प्लाज्मिड है, एक कॉस्मिड भी होता है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। ऐसे इनको भी हम वेक्टर की तरह काम में ले सकते हैं और इनको डालना भी आसान है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखनी, ये रोगजनक नहीं है। अगर आप वो जीन नहीं निकालोगे तब तो रोगजनक है, जीन निकालने के बाद अपना जीन डाल दोगे तो रोगजनक नहीं है। ठीक इसी तरह पश्य विषाणु को अहानिकारक बनाकर जंतु कोशिका में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसको देखिए अच्छी तरह से और बिल्कुल ऐसे खिचड़ी में खो मत जाइएगा। मैं आपको एक बार फिर से इसको शॉर्ट करके समझाऊंगी, समराइज़ करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर में जो चीज़ें लिखी हुई है वो बहुत कन्फ्यूजिंग है। मेरी कोशिश है कि आप इसको अच्छे से समझ जाए, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट नीट में भर के यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ले लो, आप ये ले लो, मतलब क्वेश्चन पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं भी अनकाउंटेबल हूँ उसके लिए। तो इसको अच्छे से पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के नज़रिए से भी और आपके कंपटीशन लेवल से भी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए